Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 7th of April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. This is the video part number 167. Our first question is the ideal urine specimen collection for diagnosis of UTI is किसी क्लाइंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट मेथड ऑफ यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन कौन सा है? क्लीन वॉइड, क्लीन कैच, रैंडम यूरिन कलेक्शन, टाइम यूरिन स्पेसिमेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लीन कैच। किसी भी क्लाइंट में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूरिन का सैंपल लेकर उसका कल्चर करवाते हैं। सैंपल कलेक्शन के दौरान हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट के यूरिन सैंपल में उसके यूरिथ्रा और उसके आसपास की स्किन में मौजूद बैक्टीरिया ना आ पाए, और इस चीज को पॉसिबल करने के लिए क्लीन कैच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूरिन सैंपल का कलेक्शन किया जाता है। इस प्रकार के प्रोसेस में कलेक्शन से पहले हम क्लाइंट को अपने यूरिथ्रा के आसपास की स्किन को क्लीन करने के लिए कहते हैं। उसके बाद फिर यूरिन का पहला भाग वॉइड करने के लिए कहते हैं, और फिर बीच से यूरिन को सैंपल कंटेनर में कलेक्ट करने के लिए कहते हैं। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। इट इज द मोस्ट इन नॉन इन्वेजिव टाइप ऑफ मेथड, क्लीन कैच मेथड। Next question is the major portion of calcium is found in which part of body? हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम का मैक्सिमम हिस्सा किस जगह पर स्टोर्ड रहता है? ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर, मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोन्स में। हमारे शरीर का मैक्सिमम कैल्शियम बोन्स के अंदर पाया जाता है। जिन लोगों में बोन्स के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है उनकी बोन्स मजबूत होती हैं, उनमें बोन्स रिलेटेड डिजीजेज नहीं होते, फ्रैक्चर होने की संभावना कम रहती है। लेकिन किसी वजह से अगर बोन में कैल्शियम की मात्रा कम हो, कैल्शियम डेंसिटी कम हो, तो इससे क्लाइंट की बोन कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज thrombophlebitis is a common complication following vascular surgery. Which of the following signs indicate that a possible thrombus has occurred? किसी क्लाइंट में वैस्कुलर सर्जरी के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में देखने को मिलती है। इनमें से किस साइन के प्रेजेंस ये बताती है कि क्लाइंट को थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो चुका है? कर्निंग साइन, हैगर साइन, होमान साइन, ब्रुजिन्स्की साइन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, होमान साइन। अगर किसी क्लाइंट के लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर, पैरों के अंदर मौजूद डीप डीपली सिचुएटेड ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट बन जाए, जैसे मान लीजिए ये किसी क्लाइंट का पैर है और ये पैर के अंदर पाए जाने वाली ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर मान लीजिए इस जगह पर कोई क्लॉट बन गया, कोई थक्का बन गया, कोई रुकावट आ गई, तो आप इसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस का नाम देंगे, क्योंकि पैरों की डीप साइड में मौजूद ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्लॉट बना है। इट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन, और इस कंडीशन के होने पर क्लाइंट में होमान साइन पॉजिटिव देखने को मिलेगा।
होमान साइन को चेक करने के लिए हम क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं, सीधा लिटा देते हैं। फिर क्लाइंट के एक पैर को पकड़कर 10 डिग्री ऊपर उठाते हैं और उसके बाद अपने एक हाथ से क्लाइंट के पैर के पंजे को पकड़कर पीछे की तरफ फोल्ड करते हैं, यानी उसमें डॉर्सिफ्लेक्शन कराते हैं और काफ मसल्स को दबाते हैं। ऐसा करने पर यदि क्लाइंट को पेन होता है तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में होमान साइन पॉजिटिव है और उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन है। एक बार इसे इस तरह से समझिएगा, ये क्लाइंट का पैर है, आपने इस पैर को पकड़कर ऊपर की तरफ पंजे को मोड़ा यानी डॉर्सिफ्लेक्शन किया और काफ मसल्स पर हल्का दबाव डाला। ऐसे करते ही क्लाइंट को अगर पेन होता है तो इसका मतलब इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस कंडीशन है, होमान साइन पॉजिटिव है। रिमेनिंग साइंस की बात करें तो कर्निंग साइन और ब्रुजिन्स्की साइन दोनों ही मेनिंजाइटिस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। मेनिंजाइटिस कंडीशन का मतलब है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ पाए जाने वाली जो मेनिंजियल लेयर्स हैं, इनके अंदर इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन का होना। कर्निंग साइन को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटाना होगा। उसके बाद पेशेंट के हिप एरिया को फ्लेक्स करना होगा और फिर नी को एक्सटेंड करना होगा। जैसे ही आप पेशेंट के घुटने को बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे, क्लाइंट को पेन होगा, दिस इज कर्निंग साइन। ब्रुजिन्स्की साइन को चेक करने के लिए क्लाइंट को सिंपल आप सुपाइन पोजीशन में लिटा दें और फिर क्लाइंट की जो नेक है, उसकी गर्दन है, उसे फ्लेक्स करें यानी उसको ऊपर की तरफ उठाएं। अगर ऐसा करते ही क्लाइंट अपने हिप और नी को भी फ्लेक्स कर लेता है, पैरों को उठाकर मोड़ लेता है, तो इसका मतलब है क्लाइंट में ब्रुजिन्स्की साइन मौजूद है। हैगर साइन की बात करें तो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखने जाने वाला साइन है। इसके अंदर जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है उसे टच करने पर ये सॉफ्ट फील होता है। दिस इज कॉल्ड हैगर साइन। इस तरह से ये चारों चीजें तीन अलग अलग डिजीज कंडीशंस के प्रेजेंस को बताते हैं। आप चाहें तो आपके रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स इन अडल्ट इज। अगर किसी अडल्ट पर्सन के अंदर आप बेबिंस्की टेस्ट करते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स टेस्ट करते हैं, तो इसमें आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? फ्लेक्शन ऑफ आर्म एट एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ आर्म एट एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ लेग एट नी, बेंटिंग ऑफ टो डाउनवर्ड। The right answer is option D, bending of toe downward. जब हम किसी क्लाइंट में बेबेंस्की या प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं तो इसके असेसमेंट के दौरान अडल्ट क्लाइंट की जो पैरों के टो की मूवमेंट होती है, अंगूठों और उंगलियों की मूवमेंट होती है, वो नीचे की तरफ होती है। इस चीज को कुछ इस तरह से डायग्राम के थ्रू समझिएगा। ये मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वर्ड अक्सर यूज किया जाता है एग्जामिनर द्वारा। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पेशेंट का पैर है और इस पेशेंट के पैर को यदि आप पकड़कर ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं तो इसे आप डॉर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट का नाम देते हैं। और वहीं अगर इस पैर के पंजे को ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट करवाते हैं तो इसे प्लांटर रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इट इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन and upward movement is called dorsiflexion. डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में तो आप पैरों के पंजे को नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे और डॉर्सिफ्लेक्शन में पैर के पंजे को ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सिंपली इस तरह से इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में पूछे गए बेबेंस की रिफ्लेक्स के बारे में। बेबेंस की रिफ्लेक्स को आप प्लांटर रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि क्लाइंट के पैर की जो मूवमेंट है कहीं ना कहीं वो नीचे की तरफ होगी। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम के थ्रू अब इस बेबिंस की रिफ्लेक्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी इन्फेंट के अंदर, किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर इस बेबिंस की रिफ्लेक्स को चेक करते हैं तो इसके लिए आपको पेशेंट के पैर के पंजों में, तलवों में, सोल ऑफ द फिट के अंदर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट को लेकर इस तरह से टच करते हुए मूवमेंट करवानी है। जैसे ही आप किसी ब्लंट मूवमेंट से
बच्चे के पैर में इस तरह से ऊपर की तरफ टच करते हुए मूवमेंट करेंगे, तो बच्चे के पैर का अंगूठा और बाकी सभी उँगलियां बाहर की तरफ फैलेंगी, बाहर की तरफ फैल जाएंगी। इट इज कॉल्ड फैनिंग ऑफ द लेग। और अगर बच्चे के द्वारा ये मूवमेंट शो की जाती है तो इसका मतलब है कि बच्चे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट सही हुआ है, इसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल है। और इस मोमेंट के मिलते ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि क्लाइंट के अंदर बेबिन्स की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है और बच्चा हेल्दी है। एक बार फिर से समझिएगा, आपने किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे में बेबेन्स की रिफ्लेक्स चेक करना है, तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे? आप एक कम तीखा नुकीला ऑब्जेक्ट लेंगे और इसे बच्चे के पैर के पंजे पर नीचे से ऊपर की तरफ टच करेंगे। जब आप इस ऑब्जेक्ट से उसके पैर के तलवे को टच करते हैं इस दिशा में, तो उसके पैर के अंगूठे और उँगलियां बाहर की तरफ फैल जाती हैं, तो ये कंडीशन पॉजिटिव बेवेंस की रिफ्लेक्स कहलाता है। और ऐसा होने पर हम कह सकते हैं कि बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट बिल्कुल सही है, बच्चा हेल्दी है। अब बात करते हैं अडल्ट पर्सन के अंदर। अब इस रिफ्लेक्स को हम किसी अडल्ट पर्सन में ट्राई कर रहे हैं, आपके अंदर या आपके किसी साथी के अंदर ट्राई कर रहे हैं। आपने पेशेंट को लिटाया और उसके पैर के पंजों पर यानी सोल ऑफ द फिट के अंदर किसी कम नुकीले ऑब्जेक्ट से इस प्रकार से टच किया, ब्लंट ऑब्जेक्ट से इस डायरेक्शन में टच करते हुए मूवमेंट कराई। अब इस अडल्ट पर्सन के अंदर पैर का प्लांटर फ्लेक्शन होगा, यानी कि इस पर्सन के जो पैर के अंगूठे हैं और जो पैर की उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगी। यहाँ तो डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा था, बाहर की तरफ उंगलियां जा रही थी, यहाँ नीचे की तरफ अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कि आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सही काम कर रहा है और अडल्ट्स के अंदर ये बेबेन्स की रिफ्लेक्स नहीं पाया जाता, यानी नेगेटिव होता है। लेकिन अगर किसी अडल्ट में ये पॉजिटिव हो, उंगलियां बाहर की तरफ फैलेंगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पर्सन को है। सिंपली इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच कार्बोहाइड्रेट पर डे डज एन इन्फेंट रिक्वायर? किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को हर दिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है? 45 grams per day, 40 grams per day, 35 grams per day, 50 grams per day. The correct answer is option C, 35 grams per day. हर दिन 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट किसी इन्फेंट को चाहिए होता है। Carbohydrates are needed for production of energy and it is the maximum type of food content that we need for survival. Next question is, in the following question, find the word which means the same as given group of words. यहाँ पर उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें जिसका मतलब है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का समय क्या कहलाता है? डिकेड्स, सेंचुरी, सेंटेनरी, मिलेनियम। 1000 सालों का समय डिकेड का मतलब होता है 10 साल का समय, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी का मतलब होता है 100 सालों का समय, यानी पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। और मिलेनियम का मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 1000 सालों का समय। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स इज नोन एज मिलेनियम। Next question is, the difference between apical pulse and radial pulse is known as। अगर किसी पर्सन में, किसी पेशेंट में आप एक ही समय पर दो नर्सेज मिलकर हाथ में पाए जाने वाली रेडियल पल्स को काउंट करें और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में पाई जाने वाली एपिकल पल्स को स्टेथोस्कोप की मदद से काउंट करें और इन दोनों पल्स काउंट के अंदर
डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस क्या कहलाएगा? पल्स डिफरेंस, पल्स डेफिसिट, कार्डियक प्रेशर या फिर पल्स प्रेशर? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पल्स डेफिसिट। दो नर्सेस के द्वारा एक ही समय पर हाथ और चेस्ट एरिया से ली गई पल्स में यदि डिफरेंस आता है तो ये कंडीशन पल्स डेफिसिट के नाम से जानी जाती है। और इस पल्स डेफिसिट के होने पर क्लाइंट में एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी कंडीशन का होना सस्पेक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि क्लाइंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है। पल्स प्रेशर की बात की जाए तो पल्स प्रेशर का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा देना। तो जो वैल्यू आएगी वो पल्स प्रेशर के रूप में जानी जाती है। और नॉर्मल पल्स प्रेशर 40 mm ऑफ एचजी होता है, बिकॉज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 40 mm ऑफ एचजी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement is true regarding synovial fluid? इनमें से कौन सा ऑप्शन साइनोवियल फ्लूइड के लिए सही है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, नॉर्मल बिगर जॉइंट लाइक नी हैव अबाउट 50 ml ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। हमारे पैर के घुटने का जो जॉइंट है, जिसे आप साइनोवियल जॉइंट टाइप के रूप में भी जानते हैं, इसके अंदर लगभग 50 ml साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ऑप्शन बी, इट डज नॉट कंटेन ग्लूकोज। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी, इट प्रोटीन कंटेंट इज हाइयर देन ब्लड। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन की मात्रा ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन अमाउंट से ज्यादा होती है। ऑप्शन डी, इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा। साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण प्लाज्मा के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो लिक्विड बनता है उससे होता है। कौन सा स्टेटमेंट साइनोवियल फ्लूइड के लिए बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करते हैं। हमारे साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ये साइनोवियल जॉइंट की साइनोवियल मेम्ब्रेन में मौजूद सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्लाज्मा का अल्ट्रा फिल्ट्रेट करके साइनोवियल बनता है, जो कि गलत है। साइनोवियल फ्लूइड का निर्माण साइनोवियल जॉइंट में मेम्ब्रेन में मौजूद सेल्स के द्वारा होता है। ऑप्शन सी के अंदर कहा गया था कि इसमें मौजूद प्रोटीन का कंटेंट ब्लड प्रोटीन कंटेंट से ज्यादा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर बॉडी में पाए जाने वाले टोटल प्रोटीन का लगभग 1/4 पार्ट होता है, और रिमेनिंग जो पार्ट है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो इसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा ब्लड प्रोटीन कंटेंट से कम होती है। ऑप्शन बी के अंदर कहा गया था कि इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता, जबकि ये गलत है। इसके अंदर ग्लूकोज सेल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो हमारे ब्लड सीरम के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसके लगभग इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा लगभग 70 ml के आसपास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। हमारे शरीर में कुल कितनी रिब्स पाई जाती हैं, कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 10 जोड़ी, 10, 12 जोड़ी, 10? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 12 पेयर्स। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से पहले
एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रेगुलरली आपके कमेंट्स को हम रीड करते हैं और मैक्सिमम बच्चे जो कि साउथ इंडिया साइड से हैं, साउथ ईस्ट साइड से हैं, उनकी ये डिमांड रहती है कि लेक्चर्स को इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाए। आपको ये चीज़ पता होगी कि इस चैनल पर जो प्रीवियस वीडियोस हैं, सभी इंग्लिश के अंदर ही हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब ये चैनल नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलर हुआ, तो इस चैनल पर हिंदी लैंग्वेज के कंटेंट की डिमांड बढ़ती गई और उसके बाद हमने इस चैनल की लैंग्वेज को प्रॉपरली नर्सेस के लिए हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब मैक्सिमम जो व्यूज़ हैं, वो नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया साइड से हैं और इन जगहों पर हिंदी लैंग्वेज ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। होपफुली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम बीच-बीच में अपनी लैंग्वेज को, कुछ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट को इंग्लिश में बोलने की, बताने की, समझाने की। थैंक यू। लेट्स बैक टू द क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन अगेन। हमारे शरीर में कुल 12 पेयर्स ऑफ रिब पाई जाती हैं, यानी टोटल 24 रिब्स पाई जाती हैं। इन रिब्स के बीच में 11 पेयर ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स के नाम से जानते हैं और दोनों एरियाज के अंदर मिलाकर कुल इन मसल्स की संख्या 22 होती है। जैसे कि ये रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में जो मसल्स पाए जाते हैं, इन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इनकी कुल संख्या 11 जोड़ी या 22 होती है। हमारे चेस्ट एरिया के अंदर, थोरेसिक केज के अंदर जो पहली 1 से लेकर 7 रिब्स हैं, इन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये स्पाइन से जुड़ती हैं और आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। इसके बाद 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर पर जो रिब्स पाई जाती हैं, 8, 9, 10 पेयर ऑफ रिब्स को फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज़ ये हमारे स्टर्नम बोन से, ब्रेस्ट बोन से डायरेक्टली नहीं जुड़ती, इसलिए हम इसे फॉल्स रिब के नाम से जानते हैं। लास्ट में बची जो 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 11 और 12 नंबर, इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका एक हिस्सा आगे किसी से भी जुड़ता नहीं है, ये फ्री फ्लोटिंग रहती हैं। यहाँ पर बताए गए हर लाइन से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉकिंग ऑफ नी एज अ सिम्टम मीन्स, किसी क्लाइंट के नीज यानी घुटने लॉक हो जाना किसका सिम्टम है या इसका क्या मीनिंग होता है? सडन इनएबिलिटी टू एक्सटेंड, क्लाइंट अचानक अपने पैर को फैला नहीं पाएगा, एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। सडन इनएबिलिटी टू फ्लेक्स, क्लाइंट अपने पैर को फोल्ड नहीं कर पाएगा, मोड़ नहीं पाएगा, फ्लेक्स नहीं कर पाएगा। स्टिफनेस ऑफ नी, यानी पैरों में अकड़न आ जाएगी। स्क्रू होम मूवमेंट, ये एक स्क्रू होम मूवमेंट है। लॉकिंग ऑफ नी, यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस नाम से ही इसके आंसर को समझिए। घुटने का जाम हो जाना, नी जॉइंट का लॉक हो जाना, यानी पैरों का अकड़ जाना, स्टिफनेस ऑफ नी हो जाना। यानी अगर पेशेंट किसी वजह से अपने पैरों को ना तो फैला पाए, घुटने को ना तो फैला पाए, ना ही मोड़ पाए, ना ही एक्सटेंशन कर पाए, ना ही फ्लेक्स कर पाए, तो ये कंडीशन लॉकिंग ऑफ नी के नाम से जानी जाती है, स्टिफनेस ऑफ नी के नाम से जानी जाती है। यानी घुटनों में ताला लगा दिया गया है, अब ना तो ये खुल रहा है, ना ये फोल्ड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज ऑफ रेक्टल ट्यूब यूज्ड इन अडल्ट व्हाइल गिविंग एनीमा इज, किसी अडल्ट को एनीमा देते समय किस साइज की रेक्टल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 10 टू 14 फ्रेंच, ऑप्शन बी 12 टू 18 फ्रेंच, ऑप्शन सी 18 टू 22 फ्रेंच या ऑप्शन डी 22 टू 30 फ्रेंच।
Important question for upcoming NORCET exam. The right answer is ऑप्शन डी 12 to 30 फ्रेंच। देखिए, अगर आपको किसी अडल्ट के अंदर एनिमा लगाना है तो सबसे पहले आप उसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, यानी कि बाईं करवट पर सुलाएंगे। उसके बाद अडल्ट है तो 22 से 30 फ्रेंच साइज का रेक्टल ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर चाइल्ड के केस में आप बात करें तो यहाँ पर 12 से 18 फ्रेंच का रेक्टल ट्यूब इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चा है तो 12 से 18 फ्रेंच, अडल्ट है तो 22 से 30 फ्रेंच। टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट फॉर योर रिवीजन ओनली। Next question is, a lack of which of these will result in abnormally large RBC, a condition called megaloblastic anemia? इन चारों ऑप्शंस में दिए गए सब्सटेंस में से किसकी कमी होने पर क्लाइंट में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया डिजीज हो जाता है, जिसके अंदर आरबीसी का आकार नॉर्मल से काफी बड़ा हो जाता है? ऑक्सीजन, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर क्लाइंट के अंदर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इससे होने वाला एनीमिया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। और अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो इससे परनीशियस एनीमिया कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ डिजिटैलिस ड्रग? इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये डिजिटैलिस ग्रुप की ड्रग पूछी गई है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। डिजिटैलिस ग्रुप की ड्रग को आप सिंपली समझ सकते हैं डिगॉक्सिन। अब सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ डिजिटैलिस ग्रुप ऑफ ड्रग? अगर क्लाइंट को डिगॉक्सिन या डिजिटैलिस ग्रुप की ड्रग दी जा रही है तो इससे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? आपके ऑप्शंस हैं, प्रिवेंट कार्डियक एक्टिविटी, ये कार्डियक एक्टिविटी को कम करेगी, कार्डियक एक्टिविटी को रोक देगी। ऑप्शन बी, डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी, ये कार्डियक एक्टिविटी को कम कर देगा। ऑप्शन सी, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन की पावर को बढ़ा देगा। ऑप्शन डी, मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करवाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डिगॉक्सिन ग्रुप की मेडिसिन हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती हैं, जिससे कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो सके। और ये मेडिसिन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी जाती है और ब्लड में इसका लेवल 2 Ng तक रहना नॉर्मल माना जाता है। अब डिगॉक्सिन ड्रग के एक्शन से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहली बात, जो डिगॉक्सिन ड्रग है, इसका पहला एक्शन है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। ये ड्रग जो होती है पॉजिटिव
ट्रॉपिक होती है। पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि इसके इफेक्ट की वजह से फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल्स बढ़ जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस बिकम पावरफुल। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम पावरफुल। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, और इस सिचुएशन में ये मेडिसिन एक्ट ऑन वेंट्रिकल, यानी कि ये वेंट्रिकल्स पर अपना इफेक्ट दिखाती है। एक्ट्स अपॉन वेंट्रिकल। होपफुली दिस इज क्लियर। सेकंड, इसके इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ये नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होती है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक का सिंपल मतलब होता है ये हार्ट रेट को कम कर देती है। डिक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को कम कर देगी, यानी जैसे 72 बीट्स हार्ट रेट नॉर्मल होती है और आपने ये मेडिसिन दे दिया, तो ये जो रेट है ये 50 तक आ सकती है, 60 तक आ सकती है, या और भी कम हो सकती है। और इस ड्रग को जब दिया जाता है तो हमेशा क्लाइंट को हार्ट रेट चेक करने के बाद ही इस मेडिसिन को देते हैं। अगर किसी अडल्ट पर्सन में हार्ट रेट 60 या इससे कम है तो कभी भी डिगॉक्सिन ड्रग नहीं दी जाती, क्योंकि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक एक्शन के कारण हार्ट रेट और कम हो सकती है। तो डिक्रीज हार्ट रेट एंड डिक्रीज रिदम। और यहाँ पर इसका जो एक्ट है वो ऐसे नोड पर होता है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। एक्ट अपॉन ऐसे नोड। ऐसे नोड के बारे में आप जानते ही हैं। राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास में ये सिचुएटेड स्ट्रक्चर है, जिसे नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है, और इसके द्वारा इंपल्सेस का जनरेशन होता है, जिससे पूरे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे नोड को आप साइनोएट्रियल नोड के नाम से जानते हैं, और इसके द्वारा 100 बीट्स पर मिनट तक के रेट से कॉन्ट्रैक्शंस करवाए जा सकते हैं। थर्ड, इसके इफेक्ट की बात करेंगे। नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक। ये जो डिगॉक्सिन ड्रग है ये नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक है। DROMOTROPIC। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट कॉज करती है। क्या होता है ये स्पीड ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज कर देती है। डिक्रीज स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। ऐसे नोड के द्वारा जो इम्पल्स जनरेट किया गया था वो एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल्स तक जिस रफ्तार से आ रहा था वो रफ्तार कुछ धीमी हो जाएगी। ये चीज नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ये ड्रग जो है एवी नोड पर एक्ट करती है। एक्ट ऑन एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पर ये एक्शन करके इस इफेक्ट को बनाती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीन इफेक्ट हैं डिगॉक्सिन ड्रग के। सबसे पहला पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट, इसके कारण जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस है वो पावरफुल बन जाते हैं। सेकंड आता है नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, ये हार्ट रेट को कम कर देती है। और तीसरा आता है नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, ये इंपल्स कंडक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नॉर्सेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when serum bilirubin rise on third and fourth day after birth of the baby due to inefficient hepatic function is known as। जन्म के बाद तीसरे और चौथे दिन बच्चे का लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पाता, इस वजह से उसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस,
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या वायरल हेपेटाइटिस? देखिए, बच्चे के जन्म के बाद उसके पूरे ऑर्गन्स नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर रहे होते हैं, अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो लीवर है उसमें पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग सभी बच्चों में देखने को मिलता है और ये कंडीशन अपने आप रिज़ॉल्व भी हो जाती है। हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। अगर बच्चे में जन्म के तीसरे चौथे दिन बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है, तो ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ये नॉर्मली होता है। इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप ठीक हो जाता है। एब्नॉर्मल कंडीशन क्या है? अगर किसी बच्चे के जन्म के बाद पहले 24 घंटे में, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर बिलिरुबिन का लेवल अ, बढ़ जाए, इंक्रीज लेवल देखने को मिले बिलिरुबिन का, तो ये कंडीशन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाती है और यहाँ अब हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर बच्चे के जन्म के बाद पहले ही दिन बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो ये कंडीशन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है और इसके होने पर हमें ट्रीटमेंट देना होता है। नॉर्मल यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिलिरुबिन का लेवल कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 0.2 से लेकर 1.2 mg पर डीएल। अगर 0.2 से लेकर 1.2 mg पर डीएल तक बिलिरुबिन है, तो ये नॉर्मल है। इससे बढ़ेगा तो जॉन्डिस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉट्स डिजीज इज, इनमें से पॉट्स डिजीज कौन सा है? टीबी मेनिंजाइटिस, टीबी स्पाइन, टीबी बोन, टीबी लंग? किस हिस्से के अंदर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन होने के बाद इसे पॉट्स डिजीज कहा जाता है? यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर जो पॉट्स डिजीज आप नाम देख रहे हैं, ये नाम इस डिजीज को डिस्कवर करने वाले सर्जन के सरनेम पर रखा गया था। लंदन के एक सर्जन थे, पार्सिवाल पॉट, उनके नाम पर पॉट डिजीज इसे कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। पॉट्स डिजीज के अलावा इसे हम स्पाइन टीबी के नाम से जानते हैं। स्पाइन टीबी या स्पाइनल टीबी आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसे ट्यूबरक्लोसिस स्पेंडोलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस, ये तीन नाम इस डिजीज के होते हैं। पहला हमने बताया पॉट्स डिजीज, जो कि इसे डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के सरनेम के ऊपर है, और दूसरा नाम है स्पाइन एरिया में होने के कारण इसे स्पाइनल टीबी या स्पाइन टीबी कहा जाता है, और इस कंडीशन के होने के बाद स्पॉन्डिलाइटिस जैसी कंडीशन होने के कारण इसे ट्यूबरकुलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है। बेसिकली किसी पर्सन के स्पाइन में यानी रीढ़ की हड्डी में यदि टीबी नामक ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, तो ये बोन कमजोर हो जाती है, इसमें डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, इसमें फ्रैक्चर हो सकता है इस इन्फेक्शन के बाद में, या फिर स्पाइन एरिया में पाए जाने वाले जो वर्टिब्रास हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं इस डिजीज के अंदर। कई बार इस डिजीज के होने के बाद क्लाइंट में कुबड़ निकल सकता है, जिसे आप काइफोसिस कहते हैं। इट इज अ पोस्टीरियर कर्वेचर
excessive posterior curvature of the spine, kyphosis. Next question is, in the following, which gland is the example of both endocrine and exocrine gland? इनमें से उस ग्लैंड का नाम आपको सेलेक्ट करना है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही की तरह काम करती है। ऑप्शंस आर पिट्यूटरी, एड्रीनल, पैंक्रियास, थायराइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पैंक्रियास। पैंक्रियास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है और ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही की तरह काम करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज कर देती हैं, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम करती हैं। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स पाई जाती हैं, पाइप पाया जाता है, जबकि एंडोक्राइन के अंदर किसी भी प्रकार का पाइप सिस्टम नहीं होता। दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड्स एंड दे आर द डक्टफुल ग्लैंड्स। इस पैंक्रियास ग्लैंड का 99% एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जबकि सिर्फ 1% हिस्सा जो कि इस ग्लैंड का टेल वाला पोर्शन होता है वो एंडोक्राइन की तरह काम करता है। यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करते हुए इसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। और पैंक्रियास के एक्सोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जैसे सिक्रीशंस एक्सोक्राइन पार्ट द्वारा रिलीज किए जाते हैं। पैंक्रियास हमारे बॉडी में शुगर को रेगुलेट करता है, इसलिए इसे हम स्वेट ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। इनमें से किस कंडीशन के होने पर रूल ऑफ 10 का उपयोग किया जाता है? क्लेफ्ट लिप, इनपरफोरेट एनस, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लाइंट में किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि क्लेफ्ट लिप जैसी कंडीशन है, अगर उसके लिप्स प्रॉपरली जुड़े हुए नहीं हैं, होठ कटे फटे हैं, तो इसके ऑपरेशन के लिए बच्चा तैयार है या नहीं, इस चीज के असेसमेंट हेतु हम रूल ऑफ 10 का इस्तेमाल करते हैं। रूल ऑफ 10 को हम मिलार्ड्स क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते ही हम इस बच्चे में क्लेफ्ट लिप का रिपेयर यानी क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी कर सकते हैं। इसके क्राइटेरिया हैं कि बच्चे की उम्र 10 सप्ताह होनी चाहिए, यानी कि 2.5 महीने की होनी चाहिए। बच्चे का वजन 10 पाउंड होना चाहिए। बच्चे में WBC काउंट 10,000 होना चाहिए और बच्चे में हीमोग्लोबिन का लेवल 10 ग्राम होना चाहिए। अगर न्यूबॉर्न बेबी में ये 4 चीजें मौजूद हैं तो हम इसके अंदर क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एज 10 वीक, वेट 10 पाउंड, WBC 10,000 और हीमोग्लोबिन 10 ग्राम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।